हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजस पे। मैं आप सबको यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना चाहती हूँ जो कि करेंसी एंड इन्फ्लेशन से रिलेटेड है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। और मेरे चैनल पे एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन BHU का पेपर है, वो उसका हल करवाया मैंने 12, 13 और 14 का। तो आप वो सीरीज़ भी जाके देख सकते हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेफिनेट एम्प्लीकेशन ऑफ फॉल इन इन्फ्लेशन। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, पहला आपका ऑप्शन दिया है प्राइजेज हैव फॉलन, प्राइजेज आर इंक्रीजिंग एट slower देन बिफोर, फूड सप्लाई इंक्रीजेज एंड देयर इज़ अ इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन। तो जब हमारा इन्फ्लेशन होता है अगर इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, तो प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है लगातार। उसमें क्या देखने के लिए मिलता है, इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्राइस आर इंक्रीजिंग मोर स्लोली देन बिफोर। ठीक है, और ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अमॉन्ग द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन कैन बी लिस्टेड। तो इसमें दिया है स्लो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट, इंक्रीज इन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपका दिया है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रैपिड ग्रोथ इन कॉस्टली इम्पोर्ट्स। तो इसमें आपका चारों जो है ऑप्शन करेक्ट है। जब इन्फ्लेशन आपका देखा जाता है तो उस समय हमारा क्या होता है, स्लो ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर एंड आउटपुट देखा जाता है। नॉन डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर है, जैसे आपका हो गया डिफेंस पे खर्च होता है, उसको नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, हेल्थ पे होता है उसको नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, तो वो ज़्यादा गवर्नमेंट जो है करना स्टार्ट कर देती है। एंड रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ भी देखने के लिए मिलता है, एंड रैपिड ग्रोथ इन कॉस्टली इम्पोर्ट्स, और हम कॉस्टली इम्पोर्ट्स को भी देखने के लिए मिलता है। तो यानी इसमें चारों ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अमॉन्ग द रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन वी कैन नॉट इंक्लूड। यानी इसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं करी जाएगी अगर रेमेडी ऑफ इन्फ्लेशन देखा जाए तो लोअरिंग बैंक रेट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, जबकि आपकी बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी इंक्लूड होगा। और आपका मतलब सोल्यूशन है, रेमेडी मतलब क्या होता है, सोल्यूशन। इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो आपका रेमेडी है। रिड्यूसिंग बजटरी डेफिसिट, यानी आपका बजटरी डेफिसिट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर जो होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है, खर्च जो होता है वो व्यय ज़्यादा होता है गवर्नमेंट का रेदर देन आपके रिसिप्ट के। ठीक है, रिसिप्ट के आपके ज़्यादा जो होता है क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये हम देखने के लिए मिलता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, याद रखिएगा। बैंकिंग जो रेट है, लोअरिंग बैंकिंग रेट, ये आपका नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका वेरी रैपिड ग्रोथ इन प्राइसेस इन विच मनी लूजेज इट्स वैल्यू टू द पॉइंट वेयर इवन बार्टर्स में बी प्रेफरेबल इज़ नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। जब हमारे इकोनॉमी में वेरी रैपिड ग्रोथ इन प्राइस लेवल, यानी प्राइस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिले, एंड मनी जो होती जब प्राइस राइज होता है, इन्फ्लेशन में क्या होता है आपका मुद्रास्फीति में, इन्फ्लेशन जब होता है तो हम क्या देखते हैं, वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, और क्या होती है जिसकी वजह से प्राइस राइज होता है, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, डिक्रीज़ कर जाती है। तो अगर ये ज़्यादा अगर डिक्रीज़ हो जाती है मनी की वैल्यू, वेयर इवन बार्टर में भी प्रेफरेबल। अब यहाँ पर क्या होता है, बार्टर सिस्टम प्रेफर किया जाता है, आपके कमोडिटी का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन पाया जाता है तो हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशनरी गैप इज सिचुएशन कैरेक्टराइज बाई, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एक्सेस आपका एग्रीगेट सप्लाई एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। अब इसमें देखिए आपका जो है डेफिनेशन क्लियर होगा। तो पहला दिया है डिप्रेशन जो होता है उसमें क्या होती है, इनसफिशिएंट डिमांड कॉजिंग लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन मशीनरी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी जब आपका डिप्रेशन पाया जाता है किसी भी देश में, उस समय हमारा डिमांड क्या होता है, इनएफिशिएंट होता है, ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, और लार्ज स्केल में आपकी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। अनएम्प्लॉयड सिर्फ मैन ही नहीं होता है, इवन मशीनरी, यानी जो आपका प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, जैसे मशीन्स है,
वो भी अनएम्प्लॉयड रहते हैं। और इससे क्या मतलब है कि आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं नहीं होता है और आपका आउटपुट भी नहीं निकलता है, तो इस वजह से हमारा डिप्रेशन होता है। ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका रिसेशन हो गया। रिसेशन देख लीजिए, इसमें हमारा क्या होता है, रिडक्शन इन डिमांड एंड प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसमें हम क्या देखते हैं, डिमांड में रिडक्शन देखने के लिए मिलता है एंड प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट जो आपका है उसमें भी हमें शॉर्ट पीरियड, जो आपका रिसेशन और शॉर्ट पीरियड में हमें ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है रिसेशन। पर जो स्टैगफ्लेशन होता है उसमें आपकी प्राइस तो राइज होती है, प्राइस तो बढ़ेगी स्टैगफ्लेशन में, पर उसके साथ साथ आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इकोनॉमी में बढ़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। पर यहाँ पर डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो फॉलिंग इन प्राइस। नहीं, आपका प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, बून, ये यानी ऑप्शन सी ही गलत है, रॉन्गली मैच्ड पूछा है। बून क्या होता है, रैपिड एंड ऑल राउंड स्पर्ट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है, ये सही है। द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज, क्या कॉज होता है, क्यों आपका इन्फ्लेशन आता है, प्राइस राइज क्यों होता है, क्योंकि इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, फॉल इन प्रोडक्शन। लोगों के हाथ में पैसा आने लगता है जिसकी वजह से जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होता है या फिर सर्विसेज होता है वो क्या होता है, राइज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैगफ्लेशन जो होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, पहले स्टैगफ्लेशन को थोड़ा सही से क्लियर कर लेते हैं। स्टैगफ्लेशन में हमारा जो इन्फ्लेशन होता है वो भी बढ़ता है, ठीक है, इन्फ्लेशन भी राइज होता है, और आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होता है, राइज होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। इसको नापा किससे गया था, आपके फिलिप्स कर्व। ठीक है, मेज़र जो किया जाता है फिलिप्स कर्व होता है, उससे मेज़र किया जाता है। और 1970 में यूएसए में पहली बार स्टैगफ्लेशन देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 वाला। द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज़, क्या है कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि लोगों के हाथ में क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, एंड फॉल इन प्रोडक्शन, ये हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम द इन्फ्लेशन, सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होता है, आपके डेप्टर को। ठीक है, जो डेप्टर होता है उसको सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन में फ़ायदा होता है। ठीक है, जो लोग उधार लेके चलते हैं उनको। विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप सफ़र मोस्ट फ्रॉम द इन्फ्लेशन, सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है, आपका क्रेडिटर। ओके, क्रेडिटर सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, डेप्टर सबसे कम जो है सफ़र करता है, यानी सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी को होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये पेपर में आया हुआ था, मैंने बहुत बार देखा है। नेक्स्ट है मिनिमम इन्फ्लेशन पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म वॉज, कब मिनिमम इन्फ्लेशन देखा गया था, 1999, जब आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, एलपीजी पॉलिसी आई थी 1991 में। उसके बाद मिनिमम इन्फ्लेशन जो देखा गया था 1999 से लेकर 2000 में, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। इन्फ्लेशन इज कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, क्यों आपका इन्फ्लेशन हुआ था, इंक्रीजिंग इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई होती है, लोगों के हाथ पे पैसा आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइस आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंट ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है आपका, जिसमें हमारा कॉस्ट क्या होता है प्रोडक्शन का, वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलता है। दो तरीके का होता है, एक डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। तो जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से आपका ये आता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की वजह से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस इन कंट्री एट अ प्रेजेंट इज़, तो कैसा इन्फ्लेशन अगर हम प्रेजेंट में देखा जाए, हमारी कंट्री कैसा इन्फ्लेशन फेस कर रही है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को फेस कर रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन का वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग जाके कि क्या होता है डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश, और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन का भी वीडियो है। Which among the following is government step have proved relatively effective to control the double-digit rate of inflation in the Indian economy during the recent years? तो क्या किया उन्होंने, containing budget deficit and unproductive expenditure जो है, इसकी वजह से हमारा इंडियन इकोनॉमी में रिसेंट डबल डिजिट इन्फ्लेशन देखने के लिए मिला। तो डबल डिजिट इन्फ्लेशन जैसे 10 हो आपका 10% या फिर 20% इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिजिट इन्फ्लेशन। क्योंकि कंटेनिंग क्या होता है, बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर, खर्च ज़्यादा होता है, आपका रेवेन्यू क्या होता है, कम आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका बजटरी डेफिसिट। ठीक है, ऑफ द वेरियस वे ऑफ फाइनेंसिंग गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, द
द लीस्ट इन्फ्लेशनरी इज, सबसे ज़्यादा कौन सा लीस्ट इन्फ्लेशनरी होता है आपका? टैक्सेशन। ठीक है, गवर्नमेंट क्या होता है? द वेरियस वे ऑफ फाइनेंसिंग गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, लीस्ट इन्फ्लेशनरी क्या होता है आपका? टैक्सेशन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डीवैल्यूएशन मीन्स, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी क्या होती है? लोअरिंग द वैल्यू ऑफ वन करेंसी कंपेयरिंग विद द फॉरेन करेंसी, यानी हम अपने करेंसी की वैल्यू जो है वो कम कर देते हैं, किसकी करेंसी के कंपैरेटिवली? आपकी फॉरेन करेंसी के कंपैरेटिवली। तो कब ऐसा किया गया? 1991 में ऐसा किया गया था, और आपका 1991 और 1997 में ये चीज़ 1947 में किया गया था। ठीक है, 2 बार ये किया गया है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ये RRB 1992 में क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डीवैल्यूएशन मतलब हम लोग क्या करते हैं? लोअरिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी इन कंपेरिजन टू द फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अ रेगुलेटेड बाई, मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? आपके सेंट्रल बैंक। और फिजिकल पॉलिसी जो होती है, फिजिकल पॉलिसी वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? आपके गवर्नमेंट के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, मतलब इजी क्वेश्चन है। 1 रुपीज़ करेंसी बियर द सिग्नेचर ऑफ, ये वाला क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी करवाया है। इसको हम लोग फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं उस पर सिग्नेचर उनका होता है। ओके, द 10 रुपीज़ बियर द सिग्नेचर ऑफ, 10 रुपीज़ का जो करेंसी उसका पे किसका सिग्नेचर होता है? तो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। 1935 कौन से एक्ट के अनुसार? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार जो है वो बनाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया, किस समय इंट्रोड्यूस हुआ था? तो 1957 में जो है डेसिमल सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1957 में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंट करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 कौन करता है आपका? तो बैंक नोट प्रेस देवास। ठीक है, बैंक नोट प्रेस जो है देवास, वो हमारा 10 जो आपकी 100 रुपये डिनोमिनेशन करेंसी है उसको छापती है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो करेंसी छापने का जो प्लेसेस है वो 3 से 4 है, जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ है। बैंक नोट प्रेस देवास में है आपका, एक आपका है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड, एक नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? नोट छपता है। तो 100 रुपये का जो डिनोमिनेशन का नोट है वो कहाँ छपता है? आपके बैंक नोट प्रेस देवास के यहाँ पर आपका छपता है। ओके, इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। हाईएस्ट डिनोमिनेशन करेंसी नोट सर्कुलेशन लीगल टेंडर इन इंडिया, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो आपके करेंसी नोट्स का इस समय लीगल टेंडर है, तो यहाँ पर आपका 1000 दिया हुआ है, पर अभी हमारा जो हाईएस्ट नोट करेंसी का वो 10,000 का नोट है। ठीक है, 10,000 का नोट। अगर ऑप्शन में 2000 भी दिया होगा तो 2000 का नोट ये है। ठीक है, ये पुराना पेपर है, इस वजह से इसमें गलत दिया हुआ है। द स्पेशल पेपर रिक्वायरमेंट फॉर प्रिंटिंग करेंसी नोट बाय द सिक्योरिटी प्रेस्ड इन कंट्री मैन्युफैक्चर आपका कहाँ से आता है? होशंगाबाद से आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होशंगाबाद से आपका जो स्पेशल रिक्वायर्ड होता है प्रिंटिंग करेंसी के लिए जो पेपर होता है वो आपका कौन देता है? होशंगाबाद से आपका मैन्युफैक्चर होता है। विच अमंग द फॉलोइंग मिंट undertake refining gold and licensed gold dealer producing medals and defense services, तो कौन सा मिंट है जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड का मेडल जो डिफेंस सर्विसेज में दिया जाता है, तो कौन बनाता है आपका? तो मुंबई मिंट जो है वो बनाती है। याद रखिएगा, मुंबई मिंट के द्वारा जो है ये जो गोल्ड का मेडल होता है डिफेंस सर्विसेज में दिया जाता है वो बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीट द ग्रोइंग नीड ऑफ द कॉइन इन द कंट्री वेयर डज द गवर्नमेंट प्रपोज सेट अप अनदर मिंट, अब कहाँ इस समय नया मिंट सेटअप करने की बात की गई है? तो ये नोएडा में है। ओके, नोएडा में नया मिंट जो है सेटअप करने की बात की गई है। फॉर इंटरनेशनल पेमेंट इंडियन करेंसी इज लिंक्ड विथ, किससे लिंक्ड है? आपका अमेरिकन डॉलर से लिंक्ड है। वेरी इजी क्वेश्चन। हाउ मेनी लैंग्वेज आर यूज इन 10 करेंसी नोट्स, तो आपका भी किस तक लैंग्वेज यूज़ किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। 15 जो है वो नोट जो है यूज़ किया जाता है, 15 रुपये का जो है नोट पे 10 रुपये के नोट पे 15 लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। कन्वर्टिबल ऑफ रुपीज़ इम्प्लाइज का क्या मतलब होता है? 28वें का। तो 28वें क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं, आपका हो जाएगा बी। ओके, इसमें क्या दिया है? कन्वर्टिबल मतलब क्या होता है? कन्वर्टिबल रुपीज़ इम्प्लाइज द फ्रीली परमिटिंग कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ इनटू अदर मेजर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़। ठीक है, ये बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ब्लैक मनी क्या होती है? ब्लैक मनी जिसमें इनकम ऑन विच पेमेंट टैक्स इज़ यूजुअली इन्वेडेड, मतलब हम लोग इसमें आपका इनकम जो टैक्स होता है वो पे नहीं करते, उसको हम लोग ब्लैक मनी कहते हैं। ब्रॉड मनी क्या होती है? तो आपका जो आपका सी वाला है M3, इसको हम लोग ब्रॉड मनी बोलते हैं। और मोस्ट लिक्विड मनी कौन सी होती है? M1, ठीक है, उसको मोस्ट लिक्विड मनी बोला जाता है। इशू डिपार्टमेंट ऑफ RBI मेंटेन्स अगेंस्ट प्रिंटिंग नोट्स, तो क्या करती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम रखती है, ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम बनाया गया है जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ RBI मेंटेन अगेंस्ट प्रिंटिंग नोट्स। तो एक मिनिमम रिजर्व रखा जाता है आपके, जब नोट हम प्रिंट करते हैं तो उसके पीछे एक मिनिमम रिजर्व रखा जाता है। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी बाय कंट्री मेंट टू लेड क्या करता है आपका? एक्सपेंशन ऑफ द इम्पोर्ट ट्रेड, प्रमोशन ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। तो इसमें हो जाएगा आपका सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट है, यानी प्रमोशन ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि हमारे देश में ही हम वो वस्तुएं उत्पाद करें जो कि हम बाहर से मंगवाते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे? इम्पोर्ट गुड को क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमोशन ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट होता है। एंड एक्सपेंशन ऑफ क्या होता है? एक्सपोर्ट ट्रेड, यानी हम अपने एक्सपोर्ट ट्रेड को बढ़ाएंगे तो हमारी जो करेंसी का डीवैल्यूएशन हुआ है वो सही से अपना मतलब वापस अपने फेज़ में आ जाएगा। डिवैल्यूएशन मतलब अपने करेंसी की वैल्यू हम कम कर देते हैं दूसरे करेंसी के कंपैरिजन में। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कन्वर्टिबिलिटी के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? RBI विल डायरेक्ट प्लेयर नाउ रेदर देन बीइंग अ इनडायरेक्ट वन। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका कन्वर्टेबिलिटी होती है, यानी कन्वर्ट जब करते हैं 1 रुपीज़ को आपके किसी डॉलर में, तो यहाँ पर RBI को डायरेक्ट प्लेयर बोला गया है, पर अभी भी वो क्या है? इनडायरेक्टली काम करता है। इस तरीके से ये बोला गया है स्टेटमेंट, पर ये गलत है, ठीक है। द चेंज रेट शुड बी डिटरमाइन द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई पे आपका एक्सचेंज रेट सेट होता है। जैसे इस समय मान लीजिए $1 के बदले आपका कितना है? कितना रुपीज़ होगा? 70 रुपये ना, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये आपका कौन डिसाइड करता है? डिमांड एंड सप्लाई। एक्सचेंज रेट वुड बी इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी। एक्सचेंज रेट क्या बताती है? हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ बताती है। अगर एक्सचेंज रेट कम होता है तो सही रहता है। अगर मान लीजिए $1 के प्रति आपको अगर 60 रुपये देने हो तो आपका करेंसी ठीक है, पर अगर आपको $1 के प्रति अगर 80 रुपये पे करना पड़े तो फिर भाई समस्या है इसमें। व्हाट वुड बी द डिस्करेज ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शन। एंड आपका जो एक्सचेंज कन्वर्टिबिलिटी जो होती है वो क्या करती है? इसमें आपका मार्केट ट्रांजैक्शन क्या होता है? डिस्करेज किया जाता है। ओके, स्टेट डेब्ट टू डज नॉट इंक्लूड। स्टेट डेब्ट में क्या इंक्लूड नहीं होता है आपके? ट्रेजरी बिल इशूड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये चीज़ें नहीं होती हैं। जबकि आपका लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट एंड प्रोविडेंट फंड, ये सब चीज़ें आती हैं, पर ये चीज़ आपकी नहीं आती। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें देखना है क्या है? द प्राइस ऑफ करेंसी इंटरनेशनल मार्केट इज डिटरमाइंड बाय, कौन डिटरमाइन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। WTO तो नहीं करती, क्योंकि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1995 में इसको क्या किया गया था? उसका नाम WTO रखा गया था। उसके पहले इसका नाम कुछ और था, तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में बताइए क्या नाम था। द डिमांड फॉर मनी, ये आपका तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, तीनों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं, हार्ड करेंसी इज डिफाइंड एज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हार्ड करेंसी क्या होता है? द ट्रेडेड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विच फॉर डिमांड इज परसिस्टेंटली रिलेटिव टू द सप्लाई। तो यहाँ पर हो जाता है आपका हार्ड करेंसी। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द ट्रेडेड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर विच डिमांड परसिस्टेंट रिलेटिवली क्या होता है? सप्लाई। तो ये इसको हम लोग हार्ड करेंसी बोलते हैं। इंडियन रुपीज़ इज फुल्ली कन्वर्टेबल, ठीक है, इसको इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1। रिस्पेक्ट ऑफ द करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर 1 रुपीज़ को आप फुल्ली कन्वर्टेबल करते तो ये डिपेंड करता है आपके करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के आधार पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है? अब देख लेते हैं इसमें पहले, द प्राइस ऑफ करेंसी इंटरनेशनल मार्केट डिसाइड बाई, कौन डिसाइड करता है? तो ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया था, है ना। इसमें क्या क्या था आपका? डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड बाय द कंट्री कंसर्न, ये भी सही है। स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंसर्न ऑफ द कंट्री, ये भी सही है। इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन क्वेश्चन, तो ये तो नहीं होगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्फ्लेशन एंड फ्लाइज। इन्फ्लेशन क्या होता है आपका?
तो राइज इन जनरल प्राइस इंडेक्स, यानी जो आपका प्राइस जनरल प्राइस लेवल उसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है तो हमको उसको इन्फ्लेशन बोला जाता है। सिचुएशन विद इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन इज टर्म्ड एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। मैंने बताया था जब आपका इन्फ्लेशन भी बढ़े और क्या बढ़े, आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, ठीक है, बेरोजगारी दर भी बढ़े, तो उसको हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, कौन सा कंट्रीब्यूट करता है, तो 15% इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट, ये फैक्टर आपके कंट्रीब्यूट करता है इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज टू चेकिंग इन्फ्लेशन टेम्परेरीली, कौन चेक करता है, डिक्रीजिंग मनी सप्लाई अगर कर देते हैं तो हमारा जो इन्फ्लेशन क्या होता है, कम हो जाता है। जब प्राइस गिरने लगती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीफ्लेशन बोलते हैं, डीफ्लेशन बोलते हैं। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो एग्रीकल्चर फार्मर जो होता है ये आपका प्रोटेक्ट नहीं कर सकता आपके इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, जबकि सैलरी क्लास, इंडस्ट्रियल वर्कर, ये सब क्या होता है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ इन्फ्लेशन, क्या होता है, राइज इन प्राइजेस, सारा इन्फ्लेशन का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेस्ट मीन्स ऑफ सेविंग ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इज कीप, क्या होता है आपका, मनी, क्या कर सकते हैं हम, अगर हम सेव करते हैं तो इन्फ्लेशन पे भी अच्छा खासा आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब आपका इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, और सही मात्रा में सेव करना चाहिए क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, ज़्यादा होती है। द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज टेंड टू बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ता है पर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, आपका कम रहता है, इसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन इम्प्लाइज अ केस ऑफ, क्या बोलता है इसको, रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है। इसका मतलब आपका जो स्टैगफ्लेशन होता है वो किसका मिश्रण होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका मिश्रण होता है, रिसेशन यानी मंदी, और किसका, इन्फ्लेशन का, ठीक है। रिसेशन में क्या होता था आपका, सब जो प्रोडक्शन है वो नहीं किया जाता, कम किया जाता है ना। द इन्फ्लेशन कैन बी कंटेन्ड बाई, अब इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन में सरप्लस बजट होता है, इंक्रीजिंग टैक्सेशन एंड रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, इससे हम इन्फ्लेशन को ख़त्म कर सकते हैं। सरप्लस बजट से रहेगा, डेफिसिट नहीं रहेगा, सरप्लस रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टैक्सेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो लोगों के हाथ में पैसे जिसकी वजह से टैक्सेस देने की वजह से कम हो जाएंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर सकते हैं, ये सब हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्रिएट एडिशनल पेपर करेंसी टू फिल द गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, दिस डिवाइस एम टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट इफ इट फेल इट जनरेट, क्या करता है आपका, इन्फ्लेशन जनरेट करता है। अगर हम डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब का जो एक्सपेंडिचर है वो आपके रिसिप्ट ज़्यादा होता है, तो अगर इसको ख़त्म करने के लिए अगर हम जो है करेंसी नोट्स को छापते हैं, तो अगर ये जो सिस्टम अगर फेल कर जाता है तो क्या आपकी इकोनॉमी में आ जाती है, तो वो इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टीडी इंक्रीज इन जनरल प्राइस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेस इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड कंपेयर टू द एग्रीगेट सप्लाई, उसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि जब आपके डिमांड में बढ़ावा देखने के लिए मिलता है, बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है, तो याद रखिएगा वहाँ पर आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलता है। ओके, द हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन टेंड टू वर्सन बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्यों होता है भाई, द प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड राइज मेकिंग एक्सपोर्ट टू लेस कॉम्पिटिटिव, यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं द इफेक्टिव इन्फ्लेशन ऑन टैक्स रेवेन्यू रिजल्ट सिचुएशन नोन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल ड्रैग बोलते हैं। द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है आपका, फिजिकल ड्रैग होता है। ओके, खींचा जाता है, मतलब आपका एक तरीके से टैक्सेस जब बढ़ाएंगे तभी सही रहेगा, अदरवाइज हमारा जो इन्फ्लेशन कर्व नहीं होगा। द सम ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ब्रॉड मनी इन इंडिया, ब्रॉड मनी में आपकी क्या क्या चीज़ें आती है, M3 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी, जबकि लिक्विडिटी मनी जो बोलते हैं सबसे ज़्यादा लिक्विड मनी क्या होता है, M1, ब्रॉड मनी क्या होती है आपकी M3। तो इस M3 में आता क्या है, तो आपका ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। इसमें आपकी चारों चीज़ें आ जाती हैं, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, अनदर डिपॉजिट विद RBI, ये चारों चीज़ें आपकी आ जाती हैं M3 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइजिंग इन प्राइस लीड टू ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या हो जाएगा, एडवर्स इफेक्ट ऑन स्पेकुलेशन, यानी ये क्या करता है आपका, राइजिंग प्राइस होगा तो एडवर्स इफेक्ट करेगा स्पेकुलेशन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो आपका इसमें हो जाएगा सेकेंड एंड जो आपका थर्ड है वो दोनों करेक्ट है, पर इसमें थर्ड आपका ऑप्शन तो दिया नहीं है। देख लेते क्या है,
होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है इसमें कुछ बास्केट्स ऑफ गुड होते हैं, जिससे कि हम आपके इन्फ्लेशन को मेज़र कर सकते हैं। इट कैप्चर्स द प्राइस मूवमेंट एक्सटेंसिवली एंड टेक एन इंडिकेटर ऑफ द इन्फ्लेशन। सही है ये। एन इकोनॉमिक एडवाइज़र एग्जॉस्टेड द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड पब्लिक वीकली होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये आपका वीकली सप्ताह में इसका वो है, मतलब ये दोनों करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ क्या दिया, थर्ड नहीं दिया था, दूसरा भी करेक्ट है, यानी दोनों सही है। यहाँ पर जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है हर सप्ताह में इसका जो गुड्स होते हैं इसमें उसको शो किया जाता है। एंड बेस ईयर अभी क्या लिया गया है, 2011 और 12 होलसेल प्राइस इंडेक्स का लिया गया है। और हम लोग किससे और मेज़र करते हैं, आपके प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स से भी शायद किया जाता है। एक और आपका होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और आपका एक और होता है, रुकिए अभी याद नहीं आ रहा है, जैसे याद आता है मैं अभी बताती हूँ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। द लास्ट वन डिकेड विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेक्टर अट्रैक्टेड हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा टेलीकम्युनिकेशन में आपका इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। ओके, होलसेल प्राइस इंडेक्स एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इससे भी हम लोग इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं। ये मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा था दिमाग में। ठीक, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स एक होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है आपका। ठीक है, और आपका एक CPI तो मैंने बता ही दिया। और भी बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, जैसे PPC मैंने बताया ना, PPI सॉरी, इसमें होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं। इस एस्पेक्ट से भी हम इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं। और एक होता है आपका हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, सर्विस प्राइस इंडेक्स, GDP डिफ्लेक्टर। तो ये सबसे हम क्या कर सकते हैं, आपके इन्फ्लेशन को मेज़र कर सकते हैं। तो इस डिकेड में हमारे देश में सबसे ज़्यादा किस में इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिला, FDI में, तो आपका टेलीकम्युनिकेशन। ओके, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर रेज्ड एंड डिस्पर्स्ड पब्लिक फंड, तो इसमें हो जाएगा द डिवाइडेड इनटू यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, ये आपका यूनियन और स्टेट दोनों में होता है। देर आर 3 मेजर ग्रुप ऑफ कमोडिटी इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। सबसे ज़्यादा मेजर कमोडिटी कौन सा है आपका, तो आपका ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। इसमें आपका हो जाएगा प्राइमरी आर्टिकल्स और फ्यूल, पावर, लाइट एंड लुब्रिकेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। पावर जो आपका प्राइमरी में, जैसे आपका आलू हो गया, पल्सेस हो गए, राइस हो गया, वीट हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये आपका वो प्राइमरी आर्टिकल। फिर उसके बाद इसमें और चीज़ें, फ्यूल है, पावर है, ल्यूब्रिकेंट्स है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, ये सब आता है आपका। रुपीज़ वॉज डिवैल्यूएटेड व्हाट परसेंट इन 1991, कितना डिवैल्यूएट किया गया था, तो 20% जो है आपके इंडियन करेंसी को डिवैल्यूएट किया गया था आपके एज़ कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी के तौर पे। व्हेन डेसिमल कॉइन इज़ इंडिया इंट्रोड्यूस, आपका कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1957 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अमॉन्ग द करेंसी कोटा, USD, JPY, USD, यूरो, USD, CAD, वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू द बेस करेंसी ऑफ कोटा। तो यहाँ पर आपका US डॉलर है। ठीक है, यहाँ पर US डॉलर है और यूरो नहीं होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल करेंसी। किसको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल करेंसी, SDR को। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट जिसका मतलब होता है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, इसको हम लोग आर्टिफिशियल करेंसी बोलते हैं, ड्राइंग, और इसको राइट बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, याद कर लीजिएगा, स्पेशल ड्राइंग राइट को हम लोग आर्टिफिशियल करेंसी के रूप में ट्रीट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन व्हेन इंडियन इकोनॉमी गो थ्रू द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आपका बी करेक्ट है, इंटरेस्ट रेट शुड बी रिड्यूस, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट है आपका द टर्म इकोनॉमिक रिसेशन ऑकरिंग 2 times विद द स्मॉल गैप बिटवीन नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिप रिसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, द टर्म इकोनॉमिक्स रिसेशन ड्यूरिंग 2 times, 2 समय में देखा जाता है, तो हम लोग डबल डिप रिसेशन बोलते हैं। M1 क्या होता है आपका, M1 में आपका क्या क्या आ जाता है, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद द RBI। इसको हम लोग मोस्ट लिक्विड करेंसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका M3 इंक्लूड। M3 में क्या होता है आपका इंक्लूड, तो पहला आपका सही है M1 प्लस TD। ठीक है, M1 प्लस TD जो होता है इंक्लूड होता है। अभी मैंने प्रीवियसली कुछ क्वेश्चन में देखा था, ये आया था। फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़ में मीन्स क्या मतलब इसका हो जाता है, तो पहला आपका दूसरा करेक्ट है, इट फ्री फ्लोट विद द इंटरनेशनल करेंसी एंड डायरेक्ट एक्सचेंज विद द इंटरनेशनल करेंसी प्रेस्क्राइब्ड प्राइस इनसाइड एंड आउटसाइड कंट्री, यानी दोनों करेक्ट है आपका A एंड B।
मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है महात्मा गांधी सीरीज करेंसी नोट इशूड इन आरबीआई ड्राइंग द पार्लियामेंट्री हाउस डिपिक्ट ऑन इट। दिखाया जाता है आपका 50 रुपये के करेंसी में दिखाया जाता है हमें पार्लियामेंट और गांधी जी। विच अमंग द फॉलोइंग महात्मा गांधी सीरीज ऑफ करेंसी नोट इशूड बाय आरबीआई हैज़ इकोलॉजी डिपिक्ट ऑन इट। किस पे इकोलॉजी आपका दिखाया गया है, तो आपका ऑप्शन यह है बी करेक्ट हो जाता है। 100 रुपये के नोट पे। पार्लियामेंट किस पे दिखाया गया, 50 रुपये के नोट पे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट है हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम एंड कैपिटल मार्केट। इसका क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।